आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? प्रकाश की दो प्रकृति हैं, एक तो कण प्रकृति है और एक तरंग प्रकृति है। जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो वो फोटोन के समान बिहेव करता है। किसके समान बिहेव करता है? फोटोन के समान बिहेव करता है। और जब वो फोटोन के समान बिहेव करता है तो उस पोजीशन, जब वो फोटोन के समान बिहेव करता है तो उस पोजीशन में होता क्या है वो समझो आप। उस पोजीशन में वो कण प्रकृति के समान बिहेव कर रहा है। लेकिन जब वो किसी जगह वायु में या निर्वात में मोशन करता है, गति करता है, तब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। तो इसका मतलब प्रकाश की दो प्रकृति हैं, इसे ही प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। अब पूछे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कौन कौन सी बताओ, उत्तर आएगा नंबर 1 कण प्रकृति और नंबर 2 तरंग प्रकृति। आगे देखिए, अब प्रकाश से संबंधित कुछ परिघटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब बातें हमने पहले जो ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर थे ना, तो अगले वाले चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ ली थी। इत्यादि घटनाओं में प्रकाश का व्यवहार तरंग प्रकृति का है। कौन कौन सी? परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। इन सब में जो प्रकाश की प्रकृति है वो वास्तव में तरंग प्रकृति है। और इस प्रकार की घटनाओं को प्रकाश की कण प्रकृति से नहीं समझा जा सकता। ये जो परिघटना है इन सबको हम प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसी से समझ सकते हैं, कण प्रकृति से हम इस सब को नहीं समझ सकते। लेकिन इसके विपरीत देखो, इसके विपरीत प्रकाश विद्युत प्रभाव, कामपटन प्रभाव तथा रमन प्रभाव को समझाने के लिए प्रकाश की कण प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आई बात? अब आपको सर कामपटन क्या है, रमन प्रभाव क्या है, ये हायर क्लासेज में आपके लिए आएंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं। फिलहाल आपके सिलेबस में केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव ही है। तो कुल मिला के बात ये कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कामपटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इन सब को समझाने के लिए प्रकाश की कण प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। इन्हें प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं समझा जा सकता। क्लियर? इस प्रकार प्रकाश की कण तथा तरंग दोनों प्रकृति मानी गई हैं। दोनों क्या मानी गई हैं? दोनों मानी गई। अतः प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैती प्रकृति होती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, दे ब्रोगली परिकल्पना तथा द्रव्य तरंगों की तरंग देरी। द्रव्य तरंगों की तरंग देरी देखो क्या होता है इसमें, कि जब बात आती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दे ब्रोगली परिकल्पना क्या है। समझो इसको ध्यान से। जब प्रकाश हवा या निर्वात में गति करता है तो वह तरंग के रूप में होता है। क्लियर? लेकिन जब यह द्रव्य से अन्योन्य क्रिया, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ, और अन्योन्य क्रिया मतलब क्या होता है? टक्कर करना। तो जैसे किसी प्लेट से टक्कर करता है, ठीक है, द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो वह फोटोन के रूप में होता है। प्रकाश की इस प्रकृति को क्या कहते हैं? द्वैती प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्वैती प्रकृति कहते हैं, जो आपको मैं समझा चुका। तो ये जो दे ब्रोगली जो था, इसने थोड़ा अलग सोचा। क्या सोचा? अगर भाई जब प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में बिहेव करता है, लेकिन कभी कभी कण के रूप में भी करता है, ठीक है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो कण के रूप में बिहेव करते हैं ना, लेकिन जब वो मोशन करें, गति करें, तो उस समय वो तरंग के रूप में गति करने चाहिए। जब प्रकाश ही अपनी तरंग प्रकृति को छोड़कर विशेष परिस्थितियों में कण प्रकृति में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी गति करते समय तरंग प्रकृति में होने चाहिए। ये बात क्या कहलाती है? दे ब्रोगली परिकल्पना। समझो इसको। डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार तरंग के रूप में गति करने वाली प्रकाश ऊर्जा विशेष परिस्थितियों में कण के रूप में व्यवहार करती है,
उसी प्रकार द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि भी विशेष परिस्थितियों में तरंग के रूप में गति करने चाहिए। इसे डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। समझ गए? आगे समझो इसको। डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो डी ब्रोगली ने बताया था कि द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो उसके संवेग की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/p या लैम्डा बराबर h/p। क्लियर? माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी E बराबर 1/2 mv²। क्लियर? अब देखो दो इधर ये जो है ना, दो इधर चला गया तो क्या होगा? 2E बराबर mv², या फिर इसको मैं m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो m²v² बराबर क्या होगा? 2me। या p बराबर क्या होता है? mv। तो p² बराबर हो गया 2me या p बराबर हो गया √2me। और ये जो p की वैल्यू आई इसको कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। 2 का मान 1 में रखने पर तो ये हो गया लैम्डा बराबर h/√2me। क्लियर? ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करें कि लैम्डा बराबर h/p होता ही है और p बराबर √2me होता है। तो ये हो गया लैम्डा बराबर h/√2me। अगला टॉपिक देखिएगा आप। विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य। मतलब अब हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है उनके साथ जो तरंग दैर्घ्य संबंधित है हम उसकी बात यहाँ करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो तरंग दैर्घ्य रिलेटेड होगी दे ब्रोगली के अनुसार तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तरंग दैर्घ्य क्या होगी। फिर हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे और फिर हम और कणों के लिए इसको निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर 1, और नंबर 1 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा E बराबर ev होगी। ये तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? E, और वोल्टेज क्या होता है? V। तो E बराबर क्या हो गया? ev। क्लियर? यदि मान लो एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर दे दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? E बराबर ev। समीकरण नंबर 4। अब ये जो E बराबर ev हो गया ना, ये वैल्यू कहाँ रख दो? इस E की जगह रख दो। तो 4 का मान 3 में रखने पर रख दीजिए तो ये हो गया लैम्डा E बराबर h/√2mev। क्लियर? अब देखो h का मान ये होता है, आप जानते होंगे 6.62 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। m क्या है बेटा? यहाँ पर m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है 1.6 × 10⁻19। तो लैम्डा E बराबर हो गया, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे ना तो लैम्डा E बराबर हो गया 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। क्या होता है ये? लैम्डा E बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। तो समीकरण 5 इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में v की वैल्यू दे देगा और लैम्डा ही पूछ लेता है। v का मान 100 वोल्ट देता है तो 100 का √10 हो जाएगा, इसमें 10 का भाग लग जाएगा तो 1.227 एंगस्ट्रॉम उत्तर आ जाएगा। एक बार v की जगह 400 दे रखा था, सवाल आया था परीक्षा में, 400 का √20 होता है, इसमें 20 का भाग लगा दिया, लैम्डा E आ गया। तो इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल 2 या 3 बार पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। यदि एक प्रोटॉन को v वोल्ट विभवांतर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या? E बराबर ev। ये तो होगी ना। यह मान समीकरण 3 में रख दो, वहीं 3 पर। तो ये हो गया लैम्डा p बराबर h/2mev। फॉर्मूला तो वो कब वो ये इलेक्ट्रॉन वाला ही है, पर थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है वो देखो। h का मान ये होता ही है, m वहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास था, यहाँ m प्रोटॉन का मास है। प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27 kg होता है, वो 9.1 × 10⁻31 kg था। E का मान सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये वैल्यू सारी इसमें रख दी मैंने। रख कर जब सोल्व करते हैं ना, वहाँ तो 12.27 आया था ना, यहाँ 0.286। ये रटना है आपको
कि ये कहाँ से आप कहोगे इसको सोल्व करने पे। अब कैसे सोल्व किया ये अलग बात है, ये अपने सिलेबस में नहीं है कि इसको थ्योरी में सोल्व करके दिखाएं। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये लैम्डा पी का मान हो गया 0.286 बटे अंडर रूट वी। अब नंबर तीसरा पॉइंट है वो है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है वो देख समझो आप। ड्यूट्रॉन होता है, आपने देखा होगा ड्यूट्रॉन जो है, यदि एक ड्यूट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है E बराबर 2ev। क्लियर? क्यों बेटा? क्योंकि ड्यूट्रॉन पर चार्ज क्या माना जाता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर माना जाता है, तो 2ev हो गया। ये मान समीकरण 3 में रख दो तो लैम्डा टी बराबर हो गया लैम्डा अपॉन 2 है, यहाँ e की जगह 2ev कर दिया। ये वैल्यू जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, रखोगे, सोल्व करोगे ना, तो लैम्डा डी का मान आ गया 0.202। कितना है ये 202 बटा रूट वी समीकरण 7। ये लैम्डा डी का मान। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसमें थोड़ा चक्कर पड़ेगा, वो समझो आप। न्यूट्रॉन, यदि m द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉन को T ताप दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी E बराबर 3/2 kT। आई बात समझ में? 3/2 kT। वहाँ तो EV आ रहा था, 2ev आ रहा था, ये लिखा था अपन ने अब तक तो, क्योंकि उन पर तो चार्ज था। पर जब जिस पे चार्ज नहीं होता है ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसके टेम्परेचर T से रिलेटेड है, इसलिए E का मान है 3/2 kT। समीकरण 3 में यह मान रखने पर तो लैम्डा n बराबर ये रख दिया मैंने, सोल्व किया तो ये आ गया, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो ये बन गया। सारे मान इसमें रखकर सोल्व करेंगे ना, तो लैम्डा n का मान आ जाएगा 25.2 बटा रूट टी एंगस्ट्रॉम। ठीक है? कभी कभी तापीय ऊर्जा केटी की कोटि की मानी जाती है। जो तापीय ऊर्जा होती है उसको केटी की कोटि का माना जाता है। भाई हमने तो यहाँ 3/2 केटी लिखा था ना, कभी कभी इसको केटी भी मान लेते हैं। और जब इसकी जगह केटी आप रखोगे ना, तो फिर ये सूत्र क्या बनेगा 2m केटी लैम्डा n बराबर लैम्डा h अपॉन 2m केटी। और जब ये ऐसा होगा तो इसकी जगह हो जाएगा 30.8 बटा रूट टी एंगस्ट्रॉम लैम्डा। दोनों ही फॉर्मूले सही है, परीक्षा में पूछ ले टी का मान दे दे, ये लगा के सोल्व कर लो या ये लगा के सोल्व कर लो, आपको हालांकि उत्तर में डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन वो दोनों ही सही माने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। विभिन्न वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका जो भी क्यूरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।